हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19। बड़े ध्यान से आपको सारी डिस्कशन सुननी है। सारे कॉन्सेप्ट्स इसके अंदर इन डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगा। उसके बाद अपने स्टडी मटेरियल से आप कोई भी क्वेश्चन उसके बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, AS 19 जैसे कि हमें पता है डील करता है अकाउंटिंग फॉर लीज से। लीज का मतलब क्या होता है? अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो लीज का मतलब होता है रेंटल एग्रीमेंट, वेयर बाय पर्सन अलाउज, पर्सन या ओनर ऑफ असेट allows the use of asset, allows the right to use the asset to another person, जहां पर एक पर्सन दूसरे पर्सन को राइट टू यूज द असेट अलाउ करता है एंड फॉर अ कंसिडरेशन। उसके लिए वो कुछ ना कुछ कंसिडरेशन चार्ज करता है। अब देखिए ध्यान से, कुछ टर्म्स मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। वेयर बाय पर्सन, और आपने बोला ओनर ऑफ असेट। जो ओनर ऑफ असेट है उसको एएस टेक्निकली नाम देता है लेसर का, ठीक है। वॉज अलाउज टू राइट टू यूज द असेट टू अनदर पर्सन, दूसरे पर्सन को। अनदर पर्सन जिसको राइट टू यूज अलाउ किया जाता है उसको हम बोलते हैं लेसी। तो आपको तीन टर्म्स क्लियर हो गए, लीज, लेसर एंड लेसी। लेसर इज सिंपली द ओनर ऑफ असेट, लेसी इज द पर्सन टू होम द यूसेज ऑफ असेट इज अलाउड फॉर अ कंसिडरेशन, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं। देखिए, AS 19 जो है वो एप्लीकेबल होता है इन केस ऑफ ऑल लीज एग्रीमेंट्स, एक्सेप्ट, हर तरह के लीज एग्रीमेंट पर ये एप्लीकेबल है, एक्सेप्ट किनको छोड़ के? एग्रीमेंट ऑफ, या लीज एग्रीमेंट आप लिख लेना, टू एक्सट्रैक्ट नेचुरल रिसोर्सेस। अगर नेचुरल रिसोर्सेस को एक्सट्रैक्ट करने के लिए लीज एग्रीमेंट साइन किया गया है, जैसे जितनी भी आपको माइंस वगैरह होती हैं, गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को वो लीज पर देती है एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए, तो उसकी अकाउंटिंग जो है वो AS 19 के हिसाब से नहीं होती। एक्चुअली मैं आपको बता दूं, उसके लिए हम डिप्लेशन मेथड फॉलो करते हैं। डिप्लेशन मेथड जो आप डिप्रिसिएशन के अंदर पढ़ते हैं अर्लियर स्टेजेस पे। नेक्स्ट आपका, जहां पर भी किसी भी तरीके का पेटेंट, कॉपीराइट, इनसे रिलेटेड कोई भी रॉयल्टी पेमेंट आ जाती है, किसी भी तरह की रॉयल्टी पेमेंट आ जाती है, इट कैन बी रिलेटेड टू पेटेंट, कॉपीराइट, वीडियोस, मूवीज, ठीक है। मतलब जहां पर आप सामने वाले से नो हाउ कोई एक इंटेंजिबल असेट लेते हैं और उसके बदले में अगर आप उसको रॉयल्टी पे कर रहे हैं तो वो AS 19 के हिसाब से कवर अप नहीं होता है। उसके लिए हमारे पास AS 9 है जिसके हिसाब से उसकी अकाउंटिंग की जाती है, दैट इज रेवेन्यू रिकॉग्निशन, ठीक है। और इसके बाद हमारा जो तीसरा आता है, इन केस ऑफ लैंड। लैंड के केस में भी AS 19 के हिसाब से लीज एग्रीमेंट को ट्रीट नहीं किया जाता है, ठीक है। इसके पीछे आपको रीज़न पता ही है, लैंड इज एन एप्रिशिएबल असेट, ठीक है। तो बेसिकली AS 19 एप्लीकेबल है हर तरह के लीज एग्रीमेंट में, एक्सेप्ट एग्रीमेंट टू एक्सट्रैक्ट नेचुरल रिसोर्सेज, पेटेंट, कॉपीराइट, वीडियोस, नो हाउ के जहाँ रॉयल्टी पेमेंट्स की बात आती है, और इन केस ऑफ लैंड। ये तीन सिचुएशन में हमारा AS 19 नहीं लगेगा, ठीक है। अब देखिए ज़रा, अब मैं सबसे पहले आपको एक ब्रॉड व्यू दे दूं AS 19 के बारे में, ठीक है। ध्यान से देखिए। AS 19 जो है वो लीज एग्रीमेंट्स को, जो भी लीज एग्रीमेंट्स हैं उनको दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड करता है।
एक फाइनेंस लीज और दूसरा ऑपरेटिंग लीज। AS 19 कहता है कि लीज एग्रीमेंट दो तरह के हो सकते हैं, या तो फाइनेंस लीज नेचर के या ऑपरेटिंग लीज। फाइनेंस लीज क्या है? अगर मैं बात करूं फाइनेंस लीज की, तो फाइनेंस लीज ऐसे लीज एंड एग्रीमेंट को बोला जाता है वेयर ऑल रिस्क एंड रिवॉर्ड्स हैव बीन ट्रांसफर्ड टू लेसी, जहां पर सारे के सारे रिस्क एंड रिवॉर्ड्स जो हैं वो हमने किसको ट्रांसफ़र कर दिए हैं? लेसी को। अब रिस्क एंड रिवॉर्ड्स लेसी को ट्रांसफ़र कर दिए, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूं। मिस्टर ए है, उन्होंने मिस्टर बी को एक असेट लीज पे दिया, ठीक है, और मिस्टर ए उसे परचेज करके लाए और मिस्टर बी को लीज दिया और लाइफ टाइम लीज के लिए दे दिया। बस मिस्टर ए उससे किराया खाएंगे, किराया कौन देता रहेगा? मिस्टर बी। तो यहाँ पर एक तरह से सारे रिस्क एंड रिवॉर्ड जो हैं वो किसको ट्रांसफ़र हो चुके हैं? मिस्टर बी को ट्रांसफ़र हो चुके हैं। तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं कि ये फाइनेंस लीज है, ये ऑपरेटिंग लीज का कॉन्सेप्ट नहीं है। एक्चुअली फाइनेंस लीज का ब्रॉड व्यू जो है वो ड्राफ्ट किया गया है AS 1 के प्रिंसिपल सब्सटेंस ओवर फॉर्म से। अब ये सब्सटेंस ओवर फॉर्म क्या होता है आपको पता होना चाहिए। सब्सटेंस ओवर फॉर्म, सब्सटेंस का मतलब क्या होता है? रियलिटी। ओ मतलब ओवर, फॉर्म का मतलब है यहाँ पर लीगल फॉर्म, जिसको मैं सिंपल फॉर्म में बोल दूंगा लीगैलिटी। मतलब अगर मैं इसको पूरा कंबाइन पढ़ूं तो ये बना रियलिटी ओवर लीगैलिटी। मतलब अकाउंटिंग जो है वो हमारी रियलिटी बेसिस पर होती है, लीगल कॉन्सेप्ट पे नहीं होती। आप देखिए, मिस्टर ए असेट परचेज करके लाते हैं और मिस्टर बी को वो लाइफ टाइम के लिए लीज पर दे देते हैं। लीगली आपको मिस्टर ए इस असेट के ओनर दिख रहे हैं, बट अगर रियलिटी देखा जाए तो लाइफ टाइम उसे कौन यूज़ करेगा? मिस्टर बी यूज़ करेगा। तो आप खुद बताओ, उसका डेप्रिसिएशन हमें किसको अलाउ करना चाहिए? मिस्टर ए को अलाउ करना चाहिए या मिस्टर बी को अलाउ करना चाहिए? मिस्टर बी को अलाउ करना चाहिए। दिस इज व्हाट सब्सटेंस ओवर फॉर्म, कि डेप्रिसिएशन उस पर्सन को अलाउ करना चाहिए जो उस असेट को यूज कर रहा है। अब देखो, यूसेज की भी बात अलग होती है। जैसे मिस्टर ए असेट खरीद के लेके आए, 10 साल उसकी लाइफ टाइम है, उन्होंने मिस्टर बी को 1 साल के लिए लीज पे दिया, तो ठीक है, उस केस के अंदर अभी रेस्ट ऑफ द 9 ईयर्स वो मिस्टर ए के पास ही रहेगा। मिस्टर रियलिटी में देखा जाए तो मिस्टर ए उसे ग्रेटर पोर्शन के लिए यूज करेंगे, बट जहां मिस्टर बी लाइफ टाइम में उस असेट को यूज करने जा रहे हैं, वहां की अगर मैं बात करता हूं तो वहां पर बेसिकली कॉन्सेप्ट डिफरेंट हो जाता है। वहां पर वी विल अलाउ द डेप्रिसिएशन टू मिस्टर बी। और ये पूरा फाइनेंस लीज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो सब्सटेंस ओवर फॉर्म, दैट इज चेक द रियलिटी ओवर लीगैलिटी। और बेसिकली जो फोकस है फाइनेंस लीज का, अगर मैं बात करूं, फोकस ऑफ फाइनेंस लीज क्या है अगर मैं आपको बताऊं, अभी हम इसमें डिटेल में आगे सारी चीज़ें पढ़ेंगे। जो मेन फोकस है फाइनेंस लीज का वो ये है कि दैट लेसी इज यूजिंग द असेट एज ओनर। अगर लेसी उस असेट को यूज कर रहा है एज ओनर, देन एक्चुअल ओनर may be lesser, but maybe क्या is lesser, in fact actual owner is lesser, but for accounting aspect lessee will be the owner of asset। आप जो उसका पूरा जिस्ट देखेंगे आगे जाके मेरे साथ, आप यही देखेंगे कि फाइनेंस लीज का अगर एक बार प्रूफ हो गया कि वो लीज एग्रीमेंट फाइनेंस लीज है, तो चाहे लेसर असेट का ओनर है, बट अंडर दिस हम लेसी को ओनर मानकर सारी की सारी अकाउंटिंग करेंगे। अब हम उन केसेस की बात करने जा रहे हैं
जहां पर लीज एग्रीमेंट को हम प्योरली फाइनेंस लीज एग्रीमेंट कहेंगे। हमने ये तो देख लिया वेयर ऑल रिस्क एंड रिवॉर्ड्स हैव बीन ट्रांसफर्ड टू लेसी, बट इन एस्पेक्ट को डिफाइन करने के लिए AS19 ने हमें 5 स्पेसिफिक केसेस बताए हैं जहां पर हम कहेंगे कि ऑल रिस्क एंड रिवॉर्ड्स हैव बीन ट्रांसफर्ड टू लेसी। अब वो 5 स्पेसिफिक केसेस कौन से हैं, आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। केस नंबर 1, वेयर एट द एंड ऑफ लीज पीरियड lessee has the option lessee has the option to buy the asset at a value less than fair market value at that time। अब ये क्या है, जरा ध्यान से देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, इन दोनों के बीच में एक लीज एग्रीमेंट हुआ। लीज एग्रीमेंट के हिसाब से मिस्टर वाई विल पे ईयरली रेंट ऑफ ₹10 लाख फॉर 5 years। 5 सालों तक मिस्टर वाई जो है ईयरली रेंट पे करेंगे 10 सालों को, 10 लाख रुपए 5 सालों तक पे करेंगे मिस्टर एक्स को। एट द एंड ऑफ 5th year, 5th year के एंड में मिस्टर वाई हैज द राइट टू बाय asset at 60% value of fair market value at that time। मतलब 5 साल के बाद मिस्टर वाई के पास एक राइट है कि अगर वो चाहें तो 5 साल के एंड में उस असेट की जो भी फेयर मार्केट वैल्यू चल रही है उसकी 60% वैल्यू पर मिस्टर वाई उस असेट को परचेज कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए, वेयर एट द एंड ऑफ लीज पीरियड लेसी हैज द ऑप्शन टू बाय द असेट खरीदने का ऑप्शन है, और साथ में एट ए वैल्यू लेस देन फेयर मार्केट वैल्यू। अब ये लेस देन जो है, ये लेस देन नॉट डिफाइन इन AS। कितना लेस देन, ये AS के अंदर डिफाइन नहीं है। तो अगर मैं बात करूं तो ये 10% भी है, 5% भी है, मतलब 90%, 95% वैल्यू पे भी खरीदने को कहते हैं। इनफैक्ट 1% भी है अगर मैं रिजिडली पढ़ लूँ इस चीज़ को। तो ये सिचुएशन जो है वो किसकी बन जाती है, फाइनेंस लीज की। तो पहली सिचुएशन क्लियर आती है जहाँ पर लेसी को ये ऑप्शन है कि एट द एंड ऑफ द लीज पीरियड वो असेट को परचेज कर सकता है, वो भी किस वैल्यू पर, फेयर मार्केट वैल्यू से कम पर। ठीक है, और कम कितना, वो कितना भी हो सकता है। दैट्स अ मैटर ऑफ जजमेंट ऑफ बिटवीन द मैनेजमेंट, ऑडिटर्स एंड द थर्ड पार्टी। ठीक है, अब वो कहाँ पर जाकर उसको फाइनेंस लीज मानते हैं और नहीं मानते हैं। सेकेंड, वेयर एट द end of lease period ownership of asset will transfer to lessee। एंड ऑफ लीज पीरियड में ओनरशिप ऑफ असेट जो है वो किसको चली जाएगी, लेसी को। मैं एक सिंगल वर्ड लिख रहा हूं जिससे आपको सारी बातें समझ में आ जानी चाहिए। हायर परचेज एग्रीमेंट, इसका परफेक्ट एग्जांपल है हायर परचेज एग्रीमेंट, जहां पर हायर वेंडर हायर परचेजर को असेट बेचता है, हायर परचेजर सारी इंस्टॉलमेंट्स पे करता है, उसके बाद एंड में ओनरशिप ट्रांसफर होती है हायर वेंडर से हायर परचेजर को। तो वो भी एक केस, हायर परचेज एग्रीमेंट जितने भी हैं वो सारे के सारे आपके फाइनेंस लीज एग्रीमेंट है। ठीक है जी, चलिए आगे बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। ध्यान से देखिए, असेट गिवन ऑन
lease is of specialized nature and can be used by lessee without any major modification। अब ये क्या है, ध्यान से देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अगेन मिस्टर ए है, उनकी एक फैक्ट्री है जो उन्होंने अब क्लोज कर दी और क्लोज करके लेट आउट कर दी मिस्टर बी को। मतलब पहले वो उसे खुद ऑपरेट कर रहे थे, ठीक है, अब उन्होंने ऑपरेशंस खुद बंद कर दिया और फैक्ट्री को लेट आउट कर दिया मिस्टर बी को। मिस्टर बी सेम बिजनेस के अंदर है, ठीक है, वो एक्सपेंशन कर रहे थे अपने बिजनेस का, तो उन्होंने मिस्टर ए की फैक्ट्री लेट आउट ले ली। तो यहाँ पर देखो मिस्टर ए ने जो असेट दिया है किसको, मिस्टर बी को ऑन लीज, वो स्पेशलाइज नेचर का है जिसे मिस्टर बी डायरेक्टली यूज कर सकते हैं विदाउट एनी मेजर मॉडिफिकेशन। तो अगर ये सिचुएशन क्रिएट होती है तो ये भी किसका एग्जाम्पल है हमारे पास, फाइनेंस लीज का। बात समझ में, जहाँ पूरी की पूरी फैक्ट्री किराए पर उठा दी जाती हैं वहाँ पर आप कह सकते हो कि वो एक तरह से फाइनेंस लीज है। बट इसके बेसिस पर प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूं, इसके बेसिस पर कह देना कि कोई एग्रीमेंट फाइनेंस लीज है और बाकी कोई दो पांचों में से कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, कोई एक केस भी आ रहा है, तो वो फाइनेंस लीज है। बट अगर मैं प्रैक्टिकल एक्सपोजर करूं तो सिर्फ तीसरे के बेसिस पे कहना फाइनेंस लीज थोड़ा सा गलत है, क्योंकि अगर हम इसको बहुत ओपन नेचर में पढ़ने लग गए तो आपको सारे एग्रीमेंट्स ही फाइनेंस लीज नजर आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। प्रैक्टिकली अगर देखा जाए सेकेंड केस समझ में आता है मुझे, फर्स्ट केस भी सही लगता है, ठीक है, बट थर्ड केस की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बड़ी प्रूडेंस बेसिस पर हमें करनी है, ना कि ओपन बेसिस पे, अदरवाइज हमें सारी चीज़ें फाइनेंस लीज नज़र आएंगी, ठीक है। उसके बाद अगर मैं फोर्थ पॉइंट की बात करूं, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लीज पीरियड कवर अप मेजॉरिटी यूजफुल लाइफ ऑफ असेट। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में भी सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। सपोज मिस्टर ए के पास एक मशीन है जिसकी यूजफुल लाइफ जो है वो 10 ईयर्स है, ठीक है। उन्होंने इसको लीज पे दिया टू मिस्टर बी, मिस्टर बी को उन्होंने लीज पे दिया। अब मिस्टर बी को उन्होंने लीज पे दिया फॉर 7 ईयर्स, ठीक है। अब आप देखो 10 साल टोटल लाइफ है, 7 साल के लिए आपने लीज पे दे दिया। मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है, मोर देन 50%। तो अगर मोर देन 50% मतलब लीज पीरियड अगर 50% से ज़्यादा का पीरियड कवर अप करता है यूजफुल लाइफ का, तो आई विल से इट्स अ फाइनेंस लीज। तो ये जो एग्जांपल मैंने आपको दिया, ये किसका एग्जांपल है, आपका फाइनेंस लीज का। बात समझ में आती है आपको। तो 4 पॉइंट्स अभी तक हमने किए, लीज पीरियड कवर अप द मेजॉरिटी यूजफुल लाइफ ऑफ असेट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अब फिफ्थ की हम बात करते हैं जो कि सबसे टेक्निकल पॉइंट है और उसके लिए मुझे आपको कुछ चीज़ें भी समझानी पड़ेंगी। टर्म्स प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट cover up the substantial part of initial fair market value। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस पे सबसे ज़्यादा चांसेस हैं आपसे क्वेश्चन पूछे जाने के,
और इसको हमें बड़े डिटेल में समझना पड़ेगा। कुछ टर्म्स आपके सामने हैं, वो भी मुझे आपको एक्सप्लेन करनी है। चलिए आइए, सबसे पहले आपके पास टर्म है मिनिमम लीज पेमेंट। इस टर्म को ही हमें सबसे पहले समझना है, और इस टर्म को समझने के लिए हमें 2-3 टर्म्स को और समझना पड़ेगा। ठीक है जी, आइए ज़रा स्टार्ट करते हैं। इसको मैं थोड़ा सा ब्लैंक छोड़ देता हूँ। ठीक है, मिनिमम लीज पेमेंट के लिए जैसे मैंने आपको कहा कि आपको कुछ और टर्म्स को भी समझना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम उसकी बात कर, एक स्टोरी से, एक एग्जांपल से मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। अभी बस आप इस पॉइंट को नोट डाउन करके छोड़ दीजिए, थोड़ा सा इसे समझने में टाइम लगेगा। मिस्टर राम के पास एक से एक कार है, ठीक है। मिस्टर श्याम अप्रोच करते हैं मिस्टर राम को फॉर लीज ऑफ कार, ठीक है। मिस्टर श्याम का जो बिजनेस है बेसिकली टूर एंड ट्रेवलर्स का है, ठीक है। तो मिस्टर श्याम मिस्टर राम को कहते हैं कि मैं आपको ये जो कार है आप मुझे लीज पर दे दीजिए, मैं आपको इस कार के बदले में लीज पेमेंट करूंगा 2,50,000 पर एनम, और लीज पीरियड होगा 5 इयर्स का, मतलब 5 साल तक मैं आपको 2.5 लाख रुपए देता रहूंगा। ये मिस्टर श्याम ने मिस्टर राम को प्रपोजल दिया। मिस्टर राम ने कहा कि सर आपका प्रपोजल बिल्कुल भी बुरा नहीं और मुझे कोई दिक्कत भी नहीं है, बट प्रॉब्लम ये है कि जो कार है इसके यूजफुल लाइफ जो है वो 5 इयर्स ही बची है, और ये भी अच्छी बात है कि आप 5 सालों के लिए इसे लीज पर ले रहे हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं इसको 5 साल खुद यूज करता हूं और तब जाकर मैं इसे मार्केट में बेचता हूं, तो उस केस में मुझे रेजिडुअल वैल्यू जो मैंने मार्केट से पता लगाई हुई है वो लगभग 1.5 लाख रुपए मिलेगी। 5 साल यूजफुल लाइफ है, अगर मैं इसको खुद यूज करके मार्केट में जाके 5 साल बाद बेचूंगा कितने मिलेंगे? 1.5 लाख। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर ये कार मैंने आपको लेट आउट कर दी, आप इसे टूर एंड ट्रेवलर्स मतलब कमर्शियल पर्पस के लिए यूज करोगे। अब कमर्शियल पर्पस के लिए अगर आप यूज करोगे तो ऑब्वियसली जो नॉर्मल वियर एंड टियर है वो कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा होगा। जहां मिस्टर राम उसे पर्सनल पर्पस के लिए यूज करते और मिस्टर श्याम उसे कमर्शियल यूज के लिए ले रहे हैं, तो बट ऑब्वियस है वियर एंड टियर ज्यादा होना है। तो उस केस के अंदर अगर मिस्टर श्याम को ये लीज पर दी जाती है तो उन्होंने कहा कि मुझे फिर रेजिडुअल वैल्यू 1.5 लाख ना मिलके रेजिडुअल वैल्यू मात्र और मात्र 50,000 रुपीज मिल पाएगी। और ये 50 कब मिलेगी? इफ कार इज लीज्ड आउट टू मिस्टर श्याम फॉर कमर्शियल पर्पस। और रीजन मैंने आपको बता दिया, क्योंकि वियर एंड टियर जो है वो ज्यादा होगा, ठीक है। तो मिस्टर राम ने कहा कि कहीं ना कहीं मेरा ये जो 1.5 लाख से जो मुझे 1.5 लाख खुद मिलता है यूज करने पे, बट क्योंकि आप यूज कर रहे हो तो सिर्फ 50,000 रुपए का लॉ मिल पाएगा। तो ये जो लॉस है कितने रुपए का? लॉस ऑफ रेजिडुअल वैल्यू, लॉस ऑफ रेजिडुअल वैल्यू है, ये आप मुझे कंपनसेट करोगे। लॉस ऑफ रेजिडुअल वैल्यू मिस्टर राम ने कहा कि ये आप कंपनसेट करोगे, और मिस्टर श्याम से मान भी गए। तो लॉस ऑफ रेजिडुअल वैल्यू दैट इज ₹1 लाख, ये एक एडिशनल पेमेंट है जो कि कौन किसको करने वाला है? दिस एडिशनल पेमेंट will be made by Shyam to Ram on expiry of lease period, yes or no? और इसी चीज को हम नाम देते हैं टेक्निकल टर्म्स में गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू। इसको हम क्या नाम देते हैं? गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू। तो गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू वर्ड आपको समझ में आ जाना चाहिए
क्या है गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू? अगर मैं इसकी डेफिनेशन बोलूं, दैट पार्ट ऑफ रेजिडुअल वैल्यू विच विल बी compensated by lessee to lessor at the time of expiry of lease agreement। बात समझ में? तो कैन आई से जो 1.5 लाख टोटल रेजिडुअल वैल्यू थी उसमें से कितना कंपनसेट कर रहे हैं? 1 लाख। ये 50,000 रुपए तो स्टिल मिस्टर राम खुद रिकवर कर पाएंगे, यस और नो? इस 50,000 के लिए मैं क्या कह सकता हूं कि 50,000 स्टिल दिस अमाउंट इज रिकवरेबल बाय मिस्टर राम। इस चीज को कैन आई से ये जो अमाउंट है, दिस अमाउंट हैज नॉट बीन गारंटीड बाय मिस्टर श्याम। मिस्टर श्याम ने सिर्फ 1 लाख की गारंटी दी है। दिस अमाउंट इज नॉट गारंटीड बाय मिस्टर श्याम। इस अमाउंट को मिस्टर श्याम ने जो है गारंटी नहीं किया, यस और नो? तो इसको हम नाम देते हैं अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू। क्या नाम देते हैं? अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू। तो अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू की जो डेफिनेशन है वो हमारे पास क्या आती है? दैट पार्ट ऑफ रेजिडुअल वैल्यू विच हैज not been guaranteed by lessee, जिसको लेसी ने गारंटी नहीं किया। ठीक है, तो अगर मैं दूसरे टर्म्स में बोलूं तो रेजिडुअल वैल्यू के 2 पार्ट हैं। एक गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू, मेन बात जो आपको समझ में आती है, गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू, और जो दूसरा पार्ट है वो है अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू। ठीक है, गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू प्रॉमिस्ड बाय लेसी। ठीक है, और ये जो है, ये बातें आपको पता होनी चाहिए छोटी छोटी, अभी समरी आप बना लीजिए। रिकवरेबल बाय लेसर हिमसेल्फ, ये लेसर खुद रिकवर कर लेगा। ठीक है, और मजे की बात, दोनों रेजिडुअल वैल्यू जो है वो रिकवरेबल कब होती है? एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो यहां तक आपको ये टर्म्स क्लियर होते हैं। मैं ये टर्म्स आपको क्यों पढ़ा रहा हूं, अभी आपको इसका समझ में आएंगी सारी चीजें। आप प्लीज नोट साथ साथ बनाते रहिए, कोई भी पॉइंट रह ना जाए। ये सारा पॉइंट जो 5th मैंने लिख के छोड़ा है आपको सब समझ में आएगा। पहले आप कुछ टर्म समझिए। तो ये आपको क्लियर है, गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू, अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू एंड रेजिडुअल वैल्यू। अब नेक्स्ट हमारा जो टर्म आता है वो आता है कंटीजेंट रेंट। एक ये टर्म आपको समझना है। कंटीजेंट रेंट क्या होता है? व्हेन रेंट इज पेबल ऑन फैक्टर other than time, on factor other than time। ये क्या होता है, ध्यान से देखिए। सपोज मिस्टर मोदी हैं, उनके पास एक बिल्डिंग है और वो बिल्डिंग एक बड़ी प्राइम लोकेशन पर है। ठीक है, मिस्टर ए मोदी उसका जो रेंट मांगते हैं वो मांगते हैं 10 लाख पर मंथ प्लस 5% ऑफ रेवेन्यू।
जो भी आप वहां से रेवेन्यू जनरेट करोगे आपको उसको कितना देना पड़ेगा, 5%। मतलब मिस्टर मोदी हैं, उनके पास बिल्डिंग है प्राइम लोकेशन पे, एंड व्हाट ही इज डिमांडिंग फॉर दैट 10 लाख पर मंथ एज रेंट प्लस 5% ऑफ रेवेन्यू। अब देखिए आपको एज ए रेंट ये दो अमाउंट देने हैं, बट 5% ऑफ रेवेन्यू जो है, ये जो रेंट है ये वो इसलिए नहीं चार्ज कर रहे कि वो आपको लोकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके लिए तो वो 10 लाख चार्ज कर रहे हैं। ये 5% ऑफ रेवेन्यू जो वो चार्ज कर रहे हैं दैट इज फॉर गुडविल ऑफ लोकेशन। वो इस अमाउंट को चार्ज कर रहे हैं लोकेशन की गुडविल के लिए। बात समझ में? वो लोकेशन के लिए 10 लाख पर मंथ चार्ज कर रहे हैं। दिस 5% इज फॉर लोकेशन ऑफ गुडविल। एंड अगर आप देखें तो दिस इज ऑन फैक्टर अदर देन टाइम। ये टाइम पे बेस नहीं है, टाइम पर जो है वो 10 लाख पर मंथ है कि हर महीने 10 लाख रुपए आपको देने हैं हर महीने, टाइम हो गया। बट यहाँ रेवेन्यू पे बेस है तो ऑन फैक्टर अदर देन टाइम। तो ये जो 5% ऑफ रेवेन्यू है इसको मैं नाम दूंगा कंटीजेंट रेंट। क्या नाम दूंगा? कंटीजेंट रेंट। बात समझ में? तो व्हेन रेंट इज पेबल ऑन फैक्टर अदर देन टाइम, इसको हम बोलते हैं कंटीजेंट रेंट। और दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि जनरली पेबल होता है नॉट फॉर यूसेज ऑफ असेट रादर देन फॉर लोकेशन गुडविल ऑफ एसेट या लोकेशन, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आपको दो टर्म्स क्लियर हैं, रेजिडुअल वैल्यू उसके दोनों पार्ट्स प्लस आपको क्लियर है कंटीजेंट रेंट। अब हम जो नेक्स्ट टर्म डिस्कस करने जा रहे हैं वो अब मेरा टर्म आएगा मिनिमम लीज पेमेंट, जो मैंने यहां पर लिखा था। अब मेरा बेस बन चुका है, अब मैं आपको मिनिमम लीज पेमेंट समझा पाऊंगा कि एग्जैक्टली मिनिमम लीज पेमेंट होता क्या है। ठीक है जी, देखिए मिनिमम लीज पेमेंट, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो मिनिमम लीज पेमेंट का मतलब होता है वट एवर द लेसी विल गिव टू द लेसर ओवर लीज पीरियड। जो भी लीज पीरियड के दौरान लेसी लेसर को देगा वो मिनिमम लीज पेमेंट है, अगर मैं जनरल बोलूं। और उसके अंदर क्या आएगा? टोटल रेंट पेबल, ठीक है, प्लस क्या देता है? क्या बोलते हैं, गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू, गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू। अनगारंटेड नहीं, अनगारंटेड वो खुद रियलाइज करता है। ये बात मैंने आपको समझा दी थी, आप देखो मैंने जानबूझ के लिखा था रिकवरेबल बाय लेसर हिमसेल्फ। बात समझ में? अब देखिए टोटल रेंट पेबल आपने ले लिया, बट अब देखो यहां पर टोटल रेंट पेबल की अगर मैं बात करूं 10 लाख पर मंथ है प्लस 5% ऑफ रेवेन्यू। आप एक बात बताओ, आप यहां पर लीज आउट कर रहे हो, वो आप असेट को लीज आउट कर रहे हो और असेट के लिए आपको 10 लाख पर मंथ मिल रहा है। This 5% of revenue that is the contingent rent is not for the purpose of asset rather than it is for the purpose of goodwill. So अगर टोटल रेंट पेबल में किसी भी तरीके का कंटीजेंट रेंट है तो हम उसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। क्यों माइनस कर देंगे कंटीजेंट रेंट? बिकॉज दिस अमाउंट is not payable by lessee for usage of for asset। ये वो asset के लिए नहीं दे रहा, rather than उसकी goodwill के लिए दे रहा है। बात समझ में आती है? अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर किसी भी तरीके की सर्विसेज की कॉस्ट इसके अंदर इंक्लूड है, फॉर एग्जाम्पल रेंटल एग्रीमेंट ये था कि लेसी जो है हाउस टैक्स भी पे करेगा लेसर को, तो वो हाउस टैक्स का जो अमाउंट है
वो लेसर की जेब में नहीं जा रहा, वो आगे गवर्नमेंट अथॉरिटीज को जमा हो रहा है। इलेक्ट्रिसिटी बिल लेसी लेसर को पे करता है, वो आगे जमा करवाता है। तो अगर किसी भी तरीके की कॉस्ट ऑफ सर्विसेज, कॉस्ट ऑफ बेनिफिट है तो उसको भी हम यहाँ क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। कॉस्ट ऑफ सर्विसेज या कोई भी टैक्सेस है वो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। वाई? अगेन दिस अमाउंट इज नॉट पेबल फॉर असेट। ये अमाउंट जो है वो असेट के लिए पेबल नहीं है। बात समझ में? तो मिनिमम लीज पेमेंट वट एवर द लेसी विल गिव टू द लेसर ओवर लीज पीरियड। समझ में आ गया? चलिए, तो एमएलपी अब हमें क्लियर होता है कि एग्जैक्टली एमएलपी मिनिमम लीज पेमेंट है क्या। देखिए, ये जो आपने डेफिनेशन पढ़ी, ये आपने पढ़ी फ्रॉम लेसी पॉइंट ऑफ व्यू। अब ध्यान से देखिएगा जरा, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो लेसी देगा वही तो लेसर को मिलेगा। आपने एकदम सही कहा, जो लेसी देगा वही लेसर को मिलेगा। तो फ्रॉम लेसर पॉइंट ऑफ व्यू भी तो डेफिनेशन सेम ही हुई। अगर मैं देखूं लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशन, तो वो सेम हुई। दैट इज टोटल रेंट रिसीवेबल प्लस guaranteed residual value minus cost of services या टैक्स minus contingent rent। जी हाँ, लेकिन इसमें एक अमाउंट और आ सकता है। अब ध्यान से देखिएगा, आपको यही लग रहा है कि जो लेसी पे करेगा वही लेसर को मिलेगा, और एकदम ठीक है। लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने पढ़ा, वो मैंने लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख दिया। बट लेसर को एक अमाउंट और मिल सकता है, वो कौन सा? ध्यान से देखिए, गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू बाय इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी। ये क्या है गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू बाय इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी? मैं आपको एग्जांपल देता हूं। गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च करी, अगर आप अपनी रूफ को लेट आउट करते हैं फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर पैनल, आप वहां पर सोलर पैनल का इंस्टॉलेशन अगर अलाउ करते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स, तो 20 साल के एंड में गवर्नमेंट आपको 10 लाख रुपए का एक चेक देगी। अगर कोई ऐसी स्कीम आई, बताओ, लेसी पे कर रहा है बट लेसर को मिल रहा है, दैट इज बाय इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी। थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है ज्यादा। तो एमएलपी की दो डेफिनेशंस हुई, टोटल रेंट रिसीवेबल प्लस जीआरवी माइनस कॉस्ट ऑफ सर्विस माइनस कंटीजेंट रेंट, अगर ऊपर वो इंक्लूड है तो। लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां तक कॉमन डेफिनेशन है, बट लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से इफ एनी गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू बाय इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी। और आपको मैं बात करूं, नॉट इवन अ सिंगल क्वेश्चन यू विल फाइंड आउट जिसके अंदर ये गिवन हो। रेयरली शायद आपको देखने को कहीं मिले। अब एमएलपी आपको क्लियर हो जाता है। अब मैं बात करता हूं इस पॉइंट की। क्या लिखा है मैंने? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी, मतलब जो भी पेमेंट लेसी लेसर को करने वाला है एमएलपी की फॉर्म में, उसकी आप प्रेजेंट वैल्यू निकालो। कवर अप द सब्सटैंशियल पार्ट ऑफ इनिशियल फेयर मार्केट वैल्यू। एग्जांपल देता हूं, मिस्टर ए ने असेट ऑन लीज दिया मिस्टर बी को, जिसकी उस समय फेयर मार्केट वैल्यू है से 50 लाख। ऑन लीज दिया जिससे उन्हें रेंट मिलेगा 20 लाख रुपए का से 4 इयर्स तक। ठीक है, अब आपने इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली और वो प्रेजेंट वैल्यू से निकल कर आई 45 लाख।
ठीक है। अब ये जो रेंट 20 लाख 4 साल तक मिलेगा, कैन आई से दिस इज मिनिमम लीज पेमेंट? उसकी मैंने प्रेजेंट वैल्यू निकाली, वो आपको आती है निकालनी, हम क्वेश्चन करते हुए और देख लेंगे। कितनी आई? 45 लाख। फेयर मार्केट वैल्यू जो उन्होंने खरीदा था वो कितने का खरीदा था? 50 लाख का। अब अगर आप देखो क्या लिखा हुआ है, बट सब्सटैंशियल पार्ट, अगेन अ मैटर ऑफ जजमेंट। मेजॉरिटी वर्ड नहीं लिखा है। अगर आप देखो जैसे पिछले वाले पॉइंट में आपने देखा था मेजॉरिटी लिखा हुआ था, यहां क्या लिखा है? सब्सटैंशियल। सब्सटैंशियल क्या होता है? सब्सटैंशियल पार्ट ऑफ इनिशियल फेयर मार्केट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी 45 लाख है, फेयर मार्केट वैल्यू 50 लाख है। देखा जाए तो 90% वैल्यू जो है पीवी ऑफ एमएलपी इज इक्वल्स टू 90% ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू, है ना जी? हाँ, ये सब्सटैंशियल है। अब सब्सटैंशियल कहा किसको जाता है? मैंने कहा मैटर ऑफ पर्सनल जजमेंट है, बट अगर एग्जाम में 70% या उससे अब आपको दिखे तो आप उसे सब्सटैंशियल पार्ट मान लोगे। बात समझ में आई? मेजॉरिटी वर्ड नहीं लिखा है, मेजॉरिटी लिखा होता बड़ा क्लियर होता। सब्सटैंशियल पार्ट को उन्होंने डिफाइन भी कहीं नहीं कुछ किया हुआ, तो हम एग्जाम के लिए अपना 70% से अगर ऊपर है तो उसको सब्सटैंशियल पार्ट मान लेंगे। बात समझ में आती है आपको? तो मिनिमम लीज पेमेंट जो भी पेबल है हम उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, और अगर वो इनिशियल फेयर मार्केट वैल्यू का एक सब्सटैंशियल पार्ट कवर अप करती है तो हम कह देंगे कि वो जो केस है उस केस के अंदर आपका फाइनेंस लीज कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल भी हम ये लेते हैं, ठीक है? पहले आप यहां तक सारी बातें जो है वो नोट डाउन कर लीजिए। चलिए इस क्वेश्चन से समझते हैं अभी से कॉन्सेप्ट को और अच्छे से। लीज टर्म हमारे पास है 5 इयर्स, लीज रेंट मिलेगा 5 लाख पर एनम, रेजिडुअल वैल्यू है 3 लाख, अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू है 1 लाख। फाइंड द नेचर ऑफ लीज इफ एफएमवी इन द बिगनिंग इज 20 लाख। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले हमें मिनिमम लीज पेमेंट याद होना चाहिए कि मिनिमम लीज पेमेंट में आता क्या क्या है। मिनिमम लीज पेमेंट के अंदर रेंटल पेमेंट प्लस गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू आती है, ये दो चीजें आती हैं। गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू जो है यहां पर 3 लाख माइनस 1 लाख कितने की है? 2 लाख की है। और जो रेंटल पेमेंट है वो कितनी है? दैट इज 5 लाख पर एनम। हमें क्या निकालना है नेचर ऑफ लीज के लिए? याद करो 5 केसेस थे। फर्स्ट केस क्या था? ओनरशिप मिल जाए। सेकंड केस ऑप्शन है कि फेयर मार्केट वैल्यू से कम पे परचेज कर सकता है। थर्ड केस स्पेशलाइज नेचर का है। फोर्थ केस मेजॉरिटी, और फिफ्थ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी कवर्स द सब्सटैंशियल। क्लियर? आपको पता लगता है कि यहाँ पर पहले 4 केसेस अप्लाई नहीं हो सकते, हम फिफ्थ केस से ही यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो अब मैं निकालता हूँ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट। अब देखिए 5 लाख की जो पेमेंट है वो हर साल मिलनी है, और आपको सम ऑफ पीवी फैक्टर गिवन है 3.79। तो प्लीज मैं ज्यूम कर रहा हूं कि आपको प्रेजेंट वैल्यू के कॉन्सेप्ट्स क्लियर है निकालने के, कि प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकाली जाती है। तो 5 लाख को मैं सीधे सम ऑफ पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, प्लस जो गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू है वो कितनी है? 2 लाख। ये वन टाइम रिसीवेबल है, वन टाइम, और वो भी कब? इन 5th ईयर, दैट इज द लास्ट ईयर में। तो 5th ईयर का जो पीवी फैक्टर है वो कितना है हमारा? 0.620। तो अच्छा, अब गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू थी कितनी? 2 लाख। तो मैंने क्या किया, 2 लाख को मल्टीप्लाई कर दिया 0.670 से, ठीक है जी, सॉरी 620 से, 620 से हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप अगर इसे निकालें 5 लाख इंटू 3.79, दिस कम्स आउट टू बी 1,895,000, और ये 2 लाख का 0.620 कितना आता है? 124,000 प्लस 1,895, तो
तो ये आ गया 20,19,000। जबकि अगर आप देखें जो फेयर मार्केट वैल्यू है इन द बिगनिंग वो हमारे पास इस क्वेश्चन में 20 लाख गिवन है, तो सब्सटैंशियल पोर्शन तो दूर की बात है, यहाँ तो एक्सेस रिकवरी हो रही है। तो दिस इज अ केस ऑफ क्या, फाइनेंस लीज। जी हाँ, वाई, बिकॉज present value of MLP is more than FMV, that is covering the substantial part. दोनों बातें आपने लिख दी। तो इस तरीके से आप इसे चेक करते हैं। तो पांचों केसेस होपफुली आपके दिमाग में जाकर एकदम बैठ गए हैं कि फाइनेंस लीज कब कहा जाएगा। और सीधी सी बात, अगर वो फाइनेंस लीज का पांचों में से एक भी केस सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो वो केस जो है वो हमारा किसका है, ऑपरेटिंग लीज का। अब मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं अकाउंटिंग इन केस ऑफ फाइनेंस लीज। जो अगर हमें ये पता लग गया कि ये फाइनेंस लीज है तो उस केस में अकाउंटिंग किस तरीके से होगी, अब हम ये देखेंगे। देखिए, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर फोकस हमारा है सब्सटैंशियल ओवर फॉर्म पे, दैट इज जो लेसी है हम उसको क्या बना देते हैं, ओनर बना देते हैं। और लेसर इस तरीके से काम करता है कि उसने असेट को क्या कर दिया, सेल कर दिया। दो आप लीज एग्रीमेंट कर रहे हो बट सिचुएशन सर्कमस्टांसेस ये क्लियरली बता रहे हैं कि लेसी ही एक तरह से ओनर है, रिस्क एंड रिवॉर्ड उसको ट्रांसफर हो चुके हैं और लेसर सेल कर रहा है। अब इसकी अकाउंटिंग को समझने के लिए आपको सबसे पहले एक दो वर्ड्स मेरे साथ समझने होंगे, जिसको मैं बड़े सिंपल वर्ड्स में आपके साथ डिस्कस करता हूं। बड़े ध्यान से देखिए, यहां तक आपको समझ में आ गया तो समझ लीजिए 80% ऑफ एएस हैज बीन कंप्लीटेड। अब जो छोटी मोटी बातें हैं वही हमारी रह गई हैं। वर्ड है हमारे पास एक जो हमें समझना है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। एक वर्ड अभी आपको नया मैं आपके सामने रख रहा हूं, दैट इज व्हाट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, टोटल अमाउंट रिसीवेबल बाय लेसर ओवर लीज पीरियड। ओवर लीज पीरियड लेसर को जो भी टोटल अमाउंट रिसीवेबल है उसको हम बोलते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। अब ये अमाउंट कौन सा हो सकता है, दिस अमाउंट कैन बी मिनिमम लीज पेमेंट जो कि किससे मिलती है, लेसी से या इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी से, प्लस अब एक बात बताओ, अगर आपको मेरा वो एग्जाम्पल याद हो कार वाला जो मैंने आपको दिया था अभी यहां पर स्टार्टिंग में, कि 1.5 लाख की कार है, अरे कहाँ गया भाई, हाँ 1.5 लाख की कार है, 1 लाख का लॉस था और वो जो लॉस था वो श्याम पे करने के लिए तैयार हो गया था, उसको हमने नाम दिया था गारंटेड। बट ये 50,000 रुपये जो है वो मिस्टर राम खुद रिकवर करेंगे और इसका मैंने आपको बताया था अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू इज रिकवरेबल बाय लेसर हिमसेल्फ। यहां पर देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, यहां पर मैंने लिखा है टोटल अमाउंट रिसीवेबल बाय लेसर ओवर लीज पीरियड। तो वन, इट कैन बी मिनिमम लीज पेमेंट और इट कैन बी अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू। ये जो अमाउंट है वो रिसीव होगा उसे लेसी से या इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी से। आपको याद हो मैंने लास्ट में आपको पॉइंट स्पेशल लिख के बताया था। और ये अमाउंट जो है वो लेसर हिमसेल्फ रिकवर करेगा, यस और नो। तो मैंने आपको बताया ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज व्हाट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज द सम ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट प्लस अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू। समझ में आ गई आपको मेरी बात। अब एक बहुत ही बेसिक डिस्कशन मैं आपके साथ करने जा रहा हूं। एक कॉमन सेंस की हम बात करेंगे सबसे पहले, उसके बाद उसको लिंक करेंगे सारा का सारा इससे, एंड दिस एज विल गेट ओवर, मेन पार्ट विल गेट ओवर। ठीक है जी। सपोज हमने एक एसेट परचेज किया
10 लाख रुपए का, ठीक है। उसकी यूजफुल लाइफ है से 5 इयर्स और हम उसे लीज आउट भी कर रहे हैं 5 सालों के लिए, ठीक है। हमारे पास बहुत सारे प्रपोजल्स हैं इस असेट को लीज पर लेने के लिए, बट वो सब हमसे पूछ रहे हैं कि आप इसका क्या रेंट चार्ज करेंगे, ठीक है। इसकी जो रेजिडुअल वैल्यू है असेट की आफ्टर 5 इयर्स वो है से 2 लाख रुपए, ठीक है। हमें अपनी इन्वेस्टमेंट पे जो रिटर्न चाहिए वो चाहिए से 12% से, हमें अपना 12% रिटर्न अपनी इन्वेस्टमेंट पे चाहिए और गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू जो है वो हमने रखी 1.5 लाख रुपए। 50,000 का तो मरे से मरा स्क्रैप में भी बिक जाएगा, ये सिचुएशन है। अब असेट इतने का खरीदा, यूजफुल लाइफ, लीज, रेजिडुअल इतना, गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू इतनी मिल जाएगी, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हमें 12% चाहिए। प्रॉब्लम यह आया व्हाट शुड बी द ईयरली रेंटल। ईयरली रेंटल क्या होना चाहिए, आप इसको समझ लो। अगर आप इसको समझ गए ना, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। देखिए, हमें आपको ये बात समझ में आती है कि ईयरली रेंटल इस तरीके से डिसाइड करना है टू कवर अप द कॉस्ट ऑफ असेट प्लस रिक्वायर्ड रिटर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। हमें इस तरीके से रेंटल डिजाइन करना है कि हमारी कॉस्ट ऑफ असेट भी कवर अप हो जाए और जो हमारा रिक्वायर्ड रिटर्न था इन्वेस्टमेंट पे वो भी आ जाए। होपफुली आपको मेरी ये वाली बात अच्छे से समझ में आती है। अब हम किस तरीके से ये रेंट डिसाइड करेंगे, ध्यान से समझिए भाई। कॉस्ट ऑफ असेट है जो भी, कॉस्ट ऑफ असेट इज हाउ मच, 10 लाख। मुझे ये भी रिकवर करनी है प्लस अपना रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी कवर अप करना है। अब मुझे मिलेगा क्या क्या, जरा अगर मैं देखूं तो आप समझना। मुझे मिलेगा एक तो लीज अमाउंट, मतलब एक तो रेंट प्लस गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू, प्लस मैं अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू जो अपने आप से कवर अप कर पाऊंगा। और इन तीनों से मेरी रिकवरी, तीनों से मिला करके कितनी होनी चाहिए, मैंने आपको बता दिया, कॉस्ट ऑफ असेट प्लस रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। मैं जानबूझ के से स्लो ले रहा हूं और इतना रिपीट कर रहा हूं क्योंकि अगर मैं हल्का सा फास्ट हो गया भूल जाओगे। मुझे रेंट, गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू, अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू, ये 3 अमाउंट मिलेंगे और ये इसी तरीके से मिलने चाहिए कि मेरी कॉस्ट ऑफ असेट आ जाए और मेरा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आ जाए। तो मैंने क्या किया, जो अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू है उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू निकाली ऑफ गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू निकाली रेंट की जो मुझे मिलेगा। और इन सब के लिए जो मैंने पीवी फैक्टर लिया वो लिया एट द रेट ऑफ जितना मेरा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, दैट इज 12%। अगर 12% से मैं इन सब की प्रेजेंट वैल्यू निकालता हूं पीवी फैक्टर 12% लेके, और वो अगर मेरी कॉस्ट ऑफ असेट के इक्वल आ गया तो मेरा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 12% भी आ गया प्लस मेरी कॉस्ट भी रिकवर हो गई। आपको होपफुली मेरी ये बात समझ में आ रही है, समझ में आया? या अगर मैं इसको दूसरे तरीके से देखूं कि जो भी मुझे रेंट मिलेगा या गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू मिलेगी प्लस अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू मिलेगी, अगर मैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल दूं
एट द रेट ऑफ 12%, प्रेजेंट वैल्यू निकाल दूं एट द रेट ऑफ 12% और वो मेरी कॉस्ट ऑफ असेट के इक्वल आ जाए, तो मेरा जो पर्पस है वो कंप्लीट हो गया। यस और नो? अब तो समझ में आ गया होगा यार, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इसी चीज को और इलेबोरेट करो कि मुझे ये टेक्निकली करना है। अब रेंट और गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू, ये किसका पार्ट है? मिनिमम लीज पेमेंट, आपको पता ही है। यस और नो? तो कैन आई से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, जो मैंने पीछे लिखा था रेंट प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू, ये दोनों जो हैं मिला करके बन गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट। यहाँ पर क्या था? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। इसको मैं यहाँ पर दोबारा ले आता हूँ, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। और ये जो है मेरे किसके इक्वल होना चाहिए? कॉस्ट ऑफ असेट के। यस और नो? अब अगर आप देखो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू, अभी आपने मेरे साथ पढ़ा है एमएलपी प्लस अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। अभी तो पढ़ा है यार, ये देखो ये पढ़ा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। तो कहना ही से कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूजीआरवी इज नथिंग बट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, कॉमन ले लिया, एमएलपी प्लस अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू विच इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट which is equals to what? Always equals to cost of asset। ये चीज आपको ध्यान रखनी कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जो है वो हमेशा किसके इक्वल आएगी? कॉस्ट ऑफ असेट की, जिसको हम दूसरे नाम देते हैं नेट इन्वेस्टमेंट। या आप जब कोई असेट खरीदने जाते हो तो किस पे खरीदते हो? फेयर मार्केट वैल्यू पे। तीनों एक ही बात है, कॉस्ट ऑफ असेट, नेट इन्वेस्टमेंट और फेयर मार्केट वैल्यू, जो कि किसके इक्वल होगा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के। अब अगर आपको ये क्लियर है तो किसी भी तरीके का कोई डाउट नहीं आ सकता। ये क्वेश्चन अब मैं आपके साथ करने जा रहा हूं, उससे पहले सारी बातें एक बार रिवाइज कर लो। थोड़ी सी हैवी है मैं मानता हूं, बट आप रिवाइज करिए इसे एक बार, तब ये क्वेश्चन करेंगे। चलिए, अब ये क्वेश्चन मेरे सामने था, असेट परचेज वगैरह वगैरह। असेट परचेज 10 लाख का, यूजफुल लाइफ, रेजिडुअल वैल्यू रिक्वायर्ड, गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। उसने कहा क्या ईयरली रेंट चार्ज करूं? तो मुझे सिर्फ एक ही चीज याद आ रही थी बार बार कि भाई जो भी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेंट है उसको प्लस करो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू में, प्लस करो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। ये आपका आ जाना चाहिए किसके इक्वल? कॉस्ट ऑफ असेट के। मुझे बार बार सिर्फ एक ही बात याद आ रही थी। या आप इसे ऐसे या वैसे ही याद करना चाहते हो वैसे ही याद करो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ असेट। यही बताया आपको फाइनल इक्वेशन। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, रिवर्स में याद करो आप, क्योंकि वहां पे लिखना आपको रिवर्स में ही पड़ेगा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू, और फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी इज व्हाट? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेंट प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू, यही, प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू इज कॉस्ट ऑफ असेट। आप इससे ऐसे ले आओ, ये मैंने सीधे लिख दिया जो कि बहुत सिंपल है, बट यही चीज आपने यहाँ पे रिवर्स में ड्राइव करनी सीखी थी, जो कि एक लॉजिकल वे था, बट एग्जाम में आपको ऐसे लिख के आनी है। अब देखिए जरा, कॉस्ट ऑफ असेट कितना है? 10 लाख। अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू कितनी है? 2 लाख रेजिडुअल वैल्यू है, गारंटीड 1.5 लाख है, तो अनगारंटीड कितना है? 50,000। कितने साल का लीज एग्रीमेंट है? 5 साल का। 12% पीवी फैक्टर निकाल लें, 1 डिवाइड बाय 1.12,
1 2 3 4 5, हमेशा 4 डिजिट तक आपको लेना है। 0.5674 प्रेजेंट, ये कितनी है भाई सर? 1.5 लाख। 1.5 लाख इंटू, ये भी लास्ट ईयर में रिकवरेबल होती है, 0.5674। यहां रेंट कितना है? इसके लिए मैंने रेंट मान लिया x, और क्योंकि रेंट हर साल रिकवरेबल होता है, लास्ट में नहीं रिकवरेबल होता, मुझे यहां क्या लेना है? इनटू सम ऑफ पीवी फैक्टर एट द रेट ऑफ 12% फॉर 1 to 5 ईयर। पहले अब इसे इतना सॉल्व कर लेते हैं। इनटू 0.5674, 113480, 10 लाख माइनस 113480। मैंने इसको पूरा सॉल्व कर लिया है, तो ये आपका आया 886520 x इंटू सम ऑफ पीवी फैक्टर एट द रेट ऑफ 12% फॉर 1 to 5 ईयर। देखें 1 डिवाइड बाय 1.12, 1 2 3 4 5, ये आता है हमारा 3.6047। तो आप हर साल जो रेंट चार्ज करने वाले हो वो आप चार्ज करोगे 886520 डिवाइडेड बाय 3.6047, 3.6047। तो ये कितना आता है आपका? 886520 डिवाइड बाय 3.6047। हर साल का जो आपका ईयरली रेंटल चार्ज होगा दैट विल बी 24593.4। इतना आप हर साल ईयरली रेंटल चार्ज करोगे तो आप अपनी कॉस्ट ऑफ असेट भी रिकवर कर पाओगे, एज वेल एज आप गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू को भी अपना रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी रिकवर कर पाएंगे। तो आपको समझ में आया कि किस तरीके से मैंने ईयरली रेंट निकाला। ये सब मेन बात जो फॉर्मूला था कैसे ड्राइव हुआ वो आपको ध्यान रखना, और मेन बात आपको ध्यान रखनी है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज कॉस्ट ऑफ असेट विच इज नेट इन्वेस्टमेंट विच इज फेयर मार्केट वैल्यू ऑल्सो नोन एज, एंड ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज व्हाट? MLP प्लस अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। तो इसी में आप बेशक लिख भी लीजिए, दिस इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। और इसमें दो चीजें होंगी मेन जो हमेशा क्वेश्चन में मिलेंगी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेंट प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू। समझ में आई बात? तो अभी तक जितना आपने टोटल पढ़ा है आप उसको समरी बना लो। लीज दो तरह की है, कौन कौन सी? फाइनेंस लीज, ऑपरेटिंग लीज। ठीक है, 5 केसेस हैं इसके। मेन बात है रेजिडुअल वैल्यू दो तरह की होती है, गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू, अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू। फटाफट देखो, आपको सारा याद आ रहा है। कौन पे करेगा? पेबल बाय लेसी। इसको कौन पे करेगा? लेसर हिमसेल्फ विल रिकवर। यही है। फिर आपने क्या पढ़ा? कंटीजेंट रेंट। ठीक है, बेस्ड ऑन फैक्टर अदर देन टाइम। बस इतना पता होना चाहिए, खत्म कहानी। ठीक है, इसके बाद अगर आपने नेक्स्ट जो टर्म पढ़ा मिनिमम लीज पेमेंट। ठीक है, मिनिमम लीज पेमेंट आपने पढ़ा। लेस क्या क्या आता है? रेंट अमाउंट, टोटल जो भी पे किया, उसमें गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू, कंटीजेंट रेंट नहीं लेना या लेना है? बिल्कुल भी नहीं लेना। गुड। और बताओ, माइनस कॉस्ट ऑफ सर्विसेज या टैक्सेस,
जो कि कभी क्वेश्चन में मिलेंगे ही नहीं, आपने कितने भी देख लो। लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से था, लेसी, फिर किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, लेसर। ऊपर वाली चार चीजें सेम रहेंगी, प्लस इसमें जुड़ जाएगा गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू बाय इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी, यही पढ़ा था आपने। फिर आपने पढ़ा एक वर्ड ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, जो कि क्या था, MLP प्लस अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। फिर आपने पढ़ा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू फेयर मार्केट वैल्यू, और यू कैन से नेट इन्वेस्टमेंट, और यू कैन से कॉस्ट ऑफ असेट। ये जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है प्रेजेंट वैल्यू की, ये कैसे निकलेगी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू, और ये कैसे निकलेगी, PV ऑफ रेंट, PV ऑफ गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। अगर ये आपको अभी तक सारी बातें समझ में आ गई हैं तो अब आप कोई भी क्वेश्चन इसका कर पाएंगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ तक मैंने आपके साथ पार्ट 1 ऑफ AS में काफ़ी कॉन्सेप्ट्स इन डिटेल डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट पार्ट जो इसका मैं रिकॉर्ड करूँगा, उसके अंदर मैं इसके ऊपर पहले आपको क्वेश्चन करवाऊँगा, प्लस जो इसका सेल एंड लीज बैक का टॉपिक है वो कवर अप करूँगा। यहाँ तक आप एक बार सारा रिवाइज कर लीजिए, रेस्ट करके फिर सेकंड पार्ट देखिएगा, क्योंकि बहुत हैवी पार्ट यहाँ तक आपने डिस्कस कर लिया है। एंड प्लीज़ वीडियो अगर आपको पसंद आई, हमारे गूगल पे जब आप जाएंगे तो वहाँ टाइप करिए ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी, या मेरा नाम चंदन पोद्दार आप टाइप करें तो वहाँ पर गूगल में आपको रिव्यू ऑप्शन मिलेगा, तो प्लीज़ रिव्यू करना ना भूलें। जैसा भी आपको वीडियो लगा, पसंद आया नहीं पसंद आया, ज़रूर लिखें वहाँ पर, ठीक है। एंड कीप शेयरिंग विद द फ्रेंड्स। आपको लगता है अगर ये किसी के लिए यूज़फुल हो सकती है तो उसके साथ ज़रूर शेयर करें। आने वाले वक्त में इस चैनल पे बहुत सारी वीडियो CA इंटर, CA फाइनल, CMA CS के लिए डाली जाएगी, तो अगर आपको लगता है कि आपके लिए चैनल यूज़फुल हो सकता है तो यू शुड सब्सक्राइब दिस। थैंक यू सो मच। चलिए, पार्ट 1 के अंदर हमने एक अच्छी खासी कवरेज फाइनेंस लीज की ऑलरेडी कर ली थी। अब हम इस पार्ट के अंदर आगे की डिस्कशन करते हैं। देखिए, हमारा टॉपिक चल रहा था अकाउंटिंग फॉर फाइनेंस लीज, जिसके बाद मैंने आपको कुछ टर्म्स सिखाए थे, जिसके अंदर आपका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एक वर्ड था, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज नेट इन्वेस्टमेंट, या आप उसे बोलो कॉस्ट, या आप उसे क्या बोल सकते हो, फेयर मार्केट वैल्यू। और ये किसके इक्वल था, PV ऑफ MLP प्लस PV ऑफ अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। और ये क्या था आपका, PV ऑफ रेंट और PV ऑफ गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। ये आपको याद रखना था। चलिए, अकाउंटिंग फॉर फाइनेंस लीज। सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ लेसी की बुक्स में हम इसकी क्या अकाउंटिंग करते हैं। देखिए, लेसी की बुक्स में इसको मैंने आपको बताया था, फाइनेंस लीज का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि दो आपको ये लीज एग्रीमेंट दिख रहा है, बट आपने एग्रीमेंट इस तरीके से किया हुआ है कि लेसी को हम क्या बना देते हैं, ओनर, और जो लेसर है वो असेट को क्या कर रहा है, सोल्ड आउट। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, दिस इज बिकॉज ऑफ समवॉट सब्सटेंस ओवर फॉर्म, ठीक है। चलिए, तो इन द बुक्स ऑफ लेसी हम असेट रिकॉर्ड करेंगे। कैसे रिकॉर्ड करेंगे, असेट अंडर फाइनेंस लीज, असेट अंडर फाइनेंस लीज टू लेसर। अब आप देखिए, इसके अंदर एक दो बातें जो नोट करने वाली है। लेसर को मैंने क्या बना दिया, अपनी लायबिलिटी, असेट है डेबिट किया, लेकिन सिर्फ असेट डेबिट नहीं किया, मैंने लिखा है अंडर फाइनेंस लीज। ये AS 19 की डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है।
AS 19 की डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है कि अगर आपने कोई एसेट फाइनेंस लीज के अंदर लिया है तो उसे आपको सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा, इसलिए हम सिर्फ एसेट ना लिख के एसेट अंडर फाइनेंस लीज लिखते हैं, ठीक है। अब ये एंट्री जो है वो कौन से अमाउंट से होगी, ये होगी आपकी लेसी क्या पे करता है MLP, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट या फेयर मार्केट वैल्यू इन द बिगिनिंग, जो भी दोनों में से लोअर हो, विच एवर इज लोअर, जो भी दोनों में से लोअर है उस पर हम इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे PV ऑफ MLP और FMV इन द बिगिनिंग। उसके बाद क्या होगा, एवरी ईयर डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज बाय लेसी, हर साल जो डेप्रिसिएशन है वो कौन चार्ज करेगा, लेसी चार्ज करेगा। एंड सेकेंडली एवरी लीज पेमेंट, हर लीज पेमेंट को विल बी बाइफरकेटेड इनटू प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। हर लीज पेमेंट को हम बाइफरकेट करेंगे कि उसमें हम कितनी प्रिंसिपल पेमेंट कर रहे हैं और कितनी इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए ये जो मैंने लिख दिया, इसको मैं समझाने के लिए आपके साथ एक एग्ज़ाम क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है। उस एग्जाम्पल से आप समझेंगे भी और ये एग्ज़ाम क्वेश्चन भी है जो आता है, तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आइए एग्ज़ाम क्वेश्चन जो मेरे सामने है आप इसे नोट करिए ज़रा साथ साथ। सपोज हमारे पास एक लीज़ है, लीज का टेन्योर है 4 इयर्स का, ठीक है बेटा। उसके बाद जो फेयर मार्केट वैल्यू है बिगिनिंग में लीज के, वो है आपका 16 लाख, ठीक है। इसके बाद आपका जो लीज रेंट हम पे करते हैं वो हमें गिवन है 5 लाख पर एनम, ठीक है। इसके बाद गारंटेड आपकी गलत नहीं होगी बेटा, लास्ट वीडियो में स्पेलिंग गलत हुई है बस। गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू आपका कितना है 1 लाख और रेजिडुअल वैल्यू आपको गिवन है 3 लाख। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको गिवन है इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट 14.97%, ठीक है जी। उसने आपको बोला है कि आप लेसी की बुक्स में अकाउंटिंग करिए, डू अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ लेसी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेसी क्या निकालेगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट, यस और नो। अब वो हर साल कितना अमाउंट पे कर रहा है, वो हर साल पे कर रहा है 5 लाख रुपीस, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिखा ईयर, अमाउंट, PV फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू। आप वैसे भी निकाल, जैसे मर्जी निकाल लो, बस निकालना है मेन आपको। ईयर 1, 2, 3, 4। रेंट हर साल कितना जा रहा है 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख। और यहाँ पर लास्ट ईयर में 5 लाख के साथ 1 लाख रुपए ये भी जाएगा, तो कितना हो गया 6 लाख रुपीस। अब आप PV फैक्टर निकालेंगे 14.97% से, तो वो मेरे पास गिवन है 0.8698, 0.7565, 0.6580, 0.5724, ठीक है। अब मैं इसको अमाउंट को मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आ रहा है 434,900, 378,250, 329,000 एंड 343,450,
400। तो ये मेरे पास आ गया 1485590। ये आ गई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP। अब अगर मैं देखूं फेयर मार्केट वैल्यू वो कितनी है, 16 लाख। FMV अगर आप देखते हैं तो दैट इज 16 लाख। हमें दोनों में से क्या लेना है, हमें दोनों में से लोअर लेना है। तो 1485590। तो हम एंट्री रिकॉर्ड करेंगे असेट अंडर फाइनेंस लीज डेबिट टू लेसी टू लेसर। $14,855.90। $14,855.90। ठीक है जी, ये आ गया टू लेसर आपके पास। अब मेन बात है कि कैसे हमें इसे प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को बाइफरकेट करना है, वो मैं एक एक करके आपके साथ डिस्कस करता हूँ। उसके लिए हमने एक टेबल तैयार करते हैं, पर्टिकुलर्स प्रिंसिपल इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट या लीज पेमेंट, जो भी आप कहते हो उसे, लीज पेमेंट। अब ध्यान से देखिए ज़रा, सबसे पहले जो आपने असेट को रिकॉर्ड किया वो कितना किया, 14,855.90। तो टोटल प्रिंसिपल जो आपका है, टोटल प्रिंसिपल वो कितना निकल के आता है, 14,85590। ये निकल के आता है। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले फर्स्ट ईयर जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो इसी अमाउंट पे चार्ज होगा, 14,85590 का 14.97%। तो अगर मैं करता हूँ 14,85590 का 14,85590 14.97%, तो ये आता है 222,392। हाँ, 222,392। अब आप देखिए फर्स्ट ईयर की लीज पेमेंट मेरी कितनी है, 5 लाख रुपए। 5 लाख में से 222,392 मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ। तो मैंने प्रिंसिपल की रीपेमेंट कितनी कर दी, 277,607। 277,607। ये ईयर 1 का कमाल है। ईयर 1 के अंदर आपने 5 लाख पे किया, जिसमें आपका इंटरेस्ट इतना था और प्रिंसिपल इतना था। तो जो आपका बैलेंस बचा ईयर 1 के बाद 14,85590, वो बचा 12,07,982। 12,07,983। ठीक है, अब अगले साल आपको इसी पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 12,07,983 का 14.97%। समझ में आया, का 14.97%, 180835। चेक कर लें, हाँ जी यही आ रहा है, 180835। प्रिंसिपल आपका कितना है, 5 लाख है, माइनस 5 लाख, तो ये आया 319,164। 319,165 ही ले लेता हूँ मैं इसे। तो ईयर 2 में आपने इतना प्रिंसिपल रीपे किया, तो आपका जो बैलेंस बचा 120,7983, वो बचा 4 × 8 18। अब अगले साल का जो इंटरेस्ट है वो हम पे करेंगे इसके 14.97% पे, इंटू 14.97%, 133,056। 133,056 यही आ रहा है। 5 लाख आपका प्रिंसिपल था, तो आप जब
इसे माइनस करेंगे तो ये आया 366,944। ठीक है, ये आपने पे किया ईयर 3 में। उसके बाद जो बैलेंस बचा 18521,874। ठीक है जी। अब लास्ट ईयर जो अमाउंट पे होना है वो कितना पे होना है? 6 लाख रुपीस। ऑब्वियसली उसमें सारा का सारा तो प्रिंसिपल होगा ही होगा, तो जो बैलेंस अमाउंट बचेगा वो क्या होगा हमारा? 78125 इंटरेस्ट। 7812, राउंड ऑफ करने के लिए मैं इसे 6 ले लेता हूँ। तो ये आपका हर साल इतनी इतनी हम प्रिंसिपल पेमेंट कर रहे हैं और इतने इतने इंटरेस्ट। अब देखिए इसको रिकॉर्ड किस तरीके से करना है। एक बार हमारा वर्किंग नोट बन गया, हमने पहले इसे रिकॉर्ड कर लिया। अब देखिए हर साल हम इंटरेस्ट की सबसे पहले एंट्री डालेंगे ईयर 1, और ये आपने देखा हो अगर हायर परचेज में जैसे आप नोट बनाते हैं ये वैसा ही है। ईयर 1 में हमने इतना इंटरेस्ट पे किया 222,392, तो एंट्री डलेगी इंटरेस्ट डेबिट टू, किसको पे करना है अमाउंट? लेसर को। कितना? 222,392 ईयरली एक्सपेंस है। अब इसके बाद हमने पेमेंट कितनी करी? लेसर डेबिट टू बैंक 5 लाख। अब आप खुद समझिए 5 लाख आपने पेमेंट करी, जिसमें इंटरेस्ट का भी आपने 222,392 पे किया है, तो बैलेंस जो है वो ऑटोमेटिकली कहाँ से रिड्यूस हो रहा होगा? जी हाँ, एकदम सही कह रहे हैं आप। कहाँ से? प्रिंसिपल से। फिर ईयर 2 के अंदर हम क्या करेंगे? एंट्री डालेंगे 180,835 से इंटरेस्ट डेबिट टू लेसर कितने से? 180,835, यही था आपका। तो आपका क्या होगा यहाँ पर? लेसर डेबिट टू बैंक कितना? 180,835। ये इतने से नहीं होगा, कितने से होगा ये? 5 लाख से पूरे, जिसमें 180,835 इंटरेस्ट में रिड्यूस हो गया और बाकी जो है आपका कहाँ रिड्यूस हो गया? प्रिंसिपल के अंदर। ईयर 3 के अंदर अगर आप देखेंगे 133,056 आपका इंटरेस्ट है ईयर 3। तो इंटरेस्ट डेबिट टू लेसर 133,056, और उसके बाद फिर वही लेसर टू बैंक कितने से? 5 लाख से। तो हर साल इंटरेस्ट पेमेंट होती जा रही है, ईयरली एक्सपेंस हम बुक करते जा रहे हैं, और रेस्ट ऑफ द अमाउंट जो है वो हमारा कहाँ से कम होता जा रहा है? ईयर 4 में प्रिंसिपल में से। इंटरेस्ट डेबिट टू लेसर 78,126, और इसके बाद लेसर टू बैंक 78,126। ठीक है जी। तो ये आपने अकाउंटिंग करी किसकी बुक्स में? लेसी की बुक्स में। और आप देखिए मैंने क्या कहता है, एवरी लीज पेमेंट विल बी बाइफरकेटेड इनटू प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। तो आपको समझ में आ गया कि हमने किस तरीके से उसे बाइफरकेट किया, इंटरेस्ट में और प्रिंसिपल में। ये आपने अकाउंटिंग करी है किसकी बुक्स में? ये अकाउंटिंग हमने करी है लेसी की बुक्स में। अब आती हैं बुक्स ऑफ लेसर। अच्छा, डेप्रिसिएशन जो चार्ज करना है वो आप अपना, आपको उसकी एंट्री पता ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आती है बुक्स ऑफ लेसर कि वो किस तरीके से डील इन की जाएंगी। देखिए बुक्स ऑफ लेसर के अंदर वो एक तरह से असेट को सेल आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या एंट्री डालेंगे? लेसी से पैसा लेना है, वो डेटर बना दिया, लेसी डेबिट
टू असेट गिवन अंडर फाइनेंस लीज। असेट को हमने कहाँ दिया? फाइनेंस लीज में, ठीक है जी। और यहाँ पर ये जो एंट्री होगी वो किससे होगी? दैट विल बी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट, सॉरी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, जिसको हम नेट इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, फेयर मार्केट वैल्यू भी बोलते हैं, या कॉस्ट ऑफ असेट भी बोलते हैं यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ भी एवरी ईयर रिसीट विल बी बाइफरकेटेड इनटू प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। हर साल की रिसीट को हम प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट में बाइफरकेट करेंगे, ठीक है। अब वो किस तरीके से करेंगे आइए देखते हैं। उसी क्वेश्चन को मैं दोबारा से कंटिन्यू करता हूँ जो आपके पास था, इसी को हम करते हैं। इसको आप नोट कर लीजिएगा बेशक दोबारा, अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ लेसर। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या बोला, आपको किस पे रिकॉर्ड करना है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट पे, विच इज़ नेट इन्वेस्टमेंट, फेयर मार्केट वैल्यू और कॉस्ट ऑफ असेट। तो सीधा आपने पहली एंट्री डाली, लेसी डेबिट टू असेट अंडर फाइनेंस लीज। क्या होगा बताइए? कितने से? 16 लाख रुपए की है वैल्यू। यहाँ अंडर फाइनेंस लीज लिखना जरूरी नहीं है, सिर्फ आप असेट भी लिखते हैं तो भी बात बन जाएगी, ठीक है। 16 लाख रुपीज से हो गया। अब हमें क्या करना है? हर ईयर की पेमेंट को बाइफरकेट करना है। किसमें? इंटरेस्ट के अंदर एज वेल एज प्रिंसिपल अमाउंट के अंदर। तो ध्यान से देखिए, ईयर इंटरेस्ट प्रिंसिपल टोटल। पहले साल की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट ईयर, आपको इंटरेस्ट कितने पे मिलेगा? 16 लाख पे 14.97%, ठीक है। तो अगर मैं इसको चेक करूं, 16 लाख का 14.97%, 239,520, जी हाँ 239,520। टोटल कितना है? 5 लाख। तो प्रिंसिपल यहाँ पर जो मिल रहा है वो कितना है? 260,480। तो ईयर 1 के अंदर लेसी क्या एंट्री डाल देगा कि भाई मेरे को इंटरेस्ट इनकम मिल रही है, तो लेसी से मिलनी है डेबिट टू इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट मिलना है? 239,520, 239,520, यही इंटरेस्ट मिलना है, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा? हम पेमेंट कर देंगे बैंक से, इसको रिसीव होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू लेसी कितने से? 5 लाख, 5 लाख। समझ में आया? फिर ऐसे ही ईयर 2 में, अब ईयर 2 में आप देखिए 16 लाख में से उसने 260,480 पे कर दिया है, तो उसे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 1339,520 पे। इसमें मिलेगा कितना? 14.97%, ठीक है। तो इसका 14.97% इंटरेस्ट 200,526। टोटल यहाँ पे कितना है? 5 लाख माइनस 5 लाख, तो ये आ गया 299,474, ठीक है। तो इस साल क्या होगा बताइए? ईयर 2 सेम वे, बस अमाउंट चेंज हो जाएगा, जी हाँ। लेसी डेबिट टू इंटरेस्ट कितना? 200,526, 200,526, और फिर पेमेंट हो जाएगी बैंक
डेबिट टू लेसी, कितना, पूरी 5 लाख पेमेंट रिसीव हो गई। फिर ईयर 3 के अंदर अब 1339,520 में से 299,474 माइनस कर देंगे तो कितना बचा, 10,400,46 का 14.97%, 155,694, 155,694, 5 लाख है यहाँ पर। तो आप इसी तरीके से करते रहेंगे, उसमें कुछ भी ऐसा नया नहीं है, आप देख सकते हैं। तो दिस विल बी 344,306, यही आ रहा है भाई। ईयर 4, अब आपने 10,400,46 में से 344,306 प्रिंसिपल हो गया, तो ये कितना बचा, 695,740। अब देखिए लास्ट ईयर के अंदर यहाँ पर सिर्फ देखो, आप समझो 5 लाख तो इंस्टॉलमेंट आनी है, 1 लाख गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू आनी है। बस इसमें एक चेंज ही है जिसकी वजह से मैं आपको एक क्वेश्चन करवा रहा था। रेजिडुअल वैल्यू 3 लाख है जिसमें से 1 लाख गारंटीड है, तो अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू कितनी है, 2 लाख। जो अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू है वो भी तो लेसर को रिसीव होती है, चाहे खुद ही होती है। तो 6, यहाँ पर कितना आ गया आपका, 8 लाख, जिसमें से जो प्रिंसिपल हुआ 695,740 और ऑटोमेटिकली जो बैलेंस है वो हमारा क्या निकल आएगा, इंटरेस्ट, दैट इज 104260। यहाँ पर सिर्फ 5 लाख और 1 लाख नहीं लेना, बस ये जरूर ध्यान रखना है 2 लाख, क्योंकि अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू इज ऑल्सो रिसीवेबल बाय लेसर हिमसेल्फ, ठीक है। तो उसकी आप इस तरीके से एंट्री कर देंगे। तो ये आपने देखा कि किस तरीके से हम अकाउंटिंग करते हैं इन द बुक्स ऑफ लेसर एंड इन द बुक्स ऑफ लेसी। अब हम एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले कॉन्सेप्ट समझिए। एक कॉन्सेप्ट होता है अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम क्या होती है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत सिंपल है, जो भी आपका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है, जो भी आपका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है, अगर आप उसमें से माइनस कर देते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, जिसको आप क्या क्या नाम देते हैं, नेट इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट, फेयर मार्केट वैल्यू। ये मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। इन दोनों का जो डिफरेंस है उसी को हम अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम कहते हैं। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। एक एग्जाम्पल मैं आपको करवाता हूँ। सपोज फेयर मार्केट वैल्यू है 20 लाख, फेयर मार्केट वैल्यू है आपकी 20 लाख, लीज पीरियड है हमारे पास 5 साल का। उसके बाद लीज रेंट जो है वो हमारा जाता है, कितना है भाई, हाँ 5 लाख, ठीक है। गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू वो हमें गिवन है 1 लाख और रेजिडुअल वैल्यू हमें गिवन है 2 लाख। ध्यान से देखिए। सबसे पहले अगर आप देखो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जो टोटल अमाउंट रिसीवेबल है, अच्छा सॉरी रेट ऑफ रिटर्न भी होगा ना इसमें, इंटरेस्ट रेट आपको गिवन है इसमें 15%। देखिए ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हमारा क्या होता है, जो भी टोटल अमाउंट रिसीव होना है तो 5 लाख 5 सालों में मिलने हैं, प्लस गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू, ये तो क्या हो गया, MLP मिनिमम लीज पेमेंट, प्लस क्या मिलती है अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू विच इज़ 2 लाख माइनस 1 लाख। तो ये आपका कितना आ गया, 27 लाख विच इज़ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट निकालेंगे, ठीक है, जो कि आपको पता है किसके इक्वल होती है, फेयर मार्केट वैल्यू की। तो आपको निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सीधे FMV लोना कितना है
20 लाख। आप इसकी प्रेजेंट वैल्यू भी निकालोगे तो भी वो आपको सेम ही आनी। तो अब यहाँ पर जो आपका अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम है वो आपकी कितनी आ गई? 7 लाख। ठीक है जी। बट अगर हम एक बार चेक करें कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या सही में ये आ भी रही है, चलिए चेक कर लेते हैं। ओहो, देखिए, तो मैंने इसे चेक किया। ईयर 1 2 3 4 5, अमाउंट कितना है जी? 5 लाख 5 लाख 5 लाख 5 लाख, और लास्ट ईयर में कितना है? 7 लाख। पीवी फैक्टर कितने परसेंट से लेने हैं? 15% से लेने हैं। सो 1 डिवाइडेड बाय 1.15, 0.8695, 0.7561, 0.6575, 0.5717, 0.4971। ठीक है। अब इसको मैंने अमाउंट को निकाला, 5 लाख इंटू 0.8695, 434,750। ठीक है। 5 लाख इंटू 0.7561, 378,050। ठीक है। 5 लाख इंटू 0.6575, 328,750। 0.5717 इंटू 5 लाख, 285,850। 0.4971 इंटू 7 लाख, 347,970। अब आपने इसका टोटल किया और आपने कहा सर आपने तो गलत पढ़ा दिया। 434750, 378,050, 328,750, 285,850, 347,970। अब अगर आप देखो तो ये कितना आ रहा है? 1775,370। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी आ रही है? 1775,730, विच इज नॉट इक्वल टू फेयर मार्केट वैल्यू। जी हाँ, यही मैं आपको बताना चाह रहा था। नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज नेट इन्वेस्टमेंट विच इज इक्वल टू कॉस्ट, और कॉस्ट इज जनरली फेयर मार्केट वैल्यू। अब जरा इस चीज से पर्दा उठा लीजिए। अभी तक मैं आपको इन चीजों में डिटेल में इसलिए नहीं लेके जा रहा था, कंफ्यूज हो जाते हैं वहां पे खामखा। अगर क्वेश्चन में फेयर मार्केट वैल्यू गिवन है, कॉस्ट गिवन नहीं है। कॉस्ट जनरली फेयर मार्केट वैल्यू के इक्वल होती है, बट ब्लाइंडली आपको विश्वास नहीं करना कि आपका फेयर मार्केट वैल्यू ही प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होगी। ये आपका हो गया कट। तो आपका यहाँ जो अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम आएगा वो कितना आएगा? दैट विल बी 27 लाख माइनस 1775370, 924630। समझ में आएगा? तो दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम।
होपफुली आपको ये अच्छे से समझ में आया हो, कोई इसमें डाउट ना हो। आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू कॉस्ट। ये तो होगा इज जनरली, मतलब अगर फेयर मार्केट वैल्यू गिवन है तो आप एक बार चेक कर लो। बात समझ में आई? जैसे इस क्वेश्चन में मैंने आपको फंसा दिया, समझ में आया? चलिए